ओके सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग को देखना था क्या एडवांस्ड अकाउंट्स में आगे कंपनीज फाइनल अकाउंट की थियरी हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने समझ लिया था। अभी हम लोग को समझना है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, उसका एक सैम्पल। आप यहाँ पे देखो दे रखा था फॉलोइंग एग्जाम इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अबैकस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019। अबैकस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद इन नॉमिनल कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ कितना है 10 रुपीज ईच। तो यहाँ देखो दिखा रहा है कि इनका कैपिटल कितना है 1 लाख है, शेयर्स का दाम कितना है, एक शेयर का दाम 10 रुपए। ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारा का सारा उनका हिसाब दिखा रहा है, कितना स्टॉक है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, वेजेस, मशीनरी परचेज, ये सब दे रखा है। और यहाँ क्रेडिट साइड में उसकी कैपिटल, तो देखो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता है। नॉमिनल कैपिटल तो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, उतने कंपनी से उतनी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, और उससे वही मैक्सिमम कैपिटल होती है कि उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कैपिटल है कितनी, 6 लाख, यानी 60,000 शेयर ही है। 1 लाख शेयर से रजिस्टर्ड है, 10 रुपये 10 लाख की। लेकिन इस समय पेड अप कैपिटल कितना है कंपनी में, 6 ही लाख रुपए। यानी कल को अगर कैपिटल बढ़ा के कितना हो सकता है, 10 लाख, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्काउंट रिसीव इंडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। सेल्स हो जाएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो गया, बैंक लोन हो है, और क्रेडिटर है। डेबिट साइड में आप देख रहे हो स्टॉक, प्लांट मशीनरी, सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग पर वेजेस, परचेज, कैरेज इनवर्ट, रेंट एंड टैक्सेस है, डेटर है, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टीजमेंट है, बैड डेब्ट्स है, कैश है, बैंक है, डिस्काउंट अलाउड है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कैश इन हैंड, सैलरी। तो ये सारा का सारा अमाउंट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस बना के रखा हुआ है। अब कुछ नीचे देखो, ट्रायल बैलेंस के नीचे जस्ट देखोगे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 42,500 है। सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम अंजन, एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स 3,000 ड्यू फ्रॉम अंजन। यानी कि अगर हम डेटर में देखें तो 5,000 रुपये जो अंजन का ड्यू है, और क्रेडिटर में भी वही अंजन है, 3,000 से ड्यू है। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? यानी कि मिस्टर अंजन जो है वो मेरे कस्टमर है, 5,000 के उधार मैंने से लिया है उसने, मैंने भी उससे उधार लिया है 3,000 का। तो फाइनली मैं उससे कितना लूंगा, उससे लेना 5,000 रुपये, उसको देना 3,000 रुपये, तो कितना ले लिया जाए, 2,000 रुपये ले लिया जाए, दैट्स इट। है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3-3 हज़ार एडजस्ट कर देंगे। 3-3 हज़ार एडजस्ट मतलब वहाँ क्रेडिटर खत्म होगा, यहाँ डेटर खत्म हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? 3-3 हज़ार माइनस करना होगा, ये एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलो, क्या है, हम्म, एज फॉलो। फर्नीचर फिटिंग्स पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 20% एंड बिल्डिंग पे 10% ऑप्शन चार्ज करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 इज दिस वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में ऐड होगा। नेक्स्ट अगला क्या है, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 5% ऑन डेटर। आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे तो डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। पहले तो हम बैड डेब्ट्स के लिए करते हैं कि बैड डेब्ट्स प्रोविजन कितना है, 5%। फिर हम लोग उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2% डिस्काउंट भी देना पड़ जाएगा अपने डेटर को। नहीं समझे? मान लो तुम्हारे डेटर 1 लाख के हैं, तो मान के चलो 5% तो डूब ही जाएगा। 5,000 डूब जाएगा तो बचा कितना, 95,000। उस 95,000 में भी तुमको लग रहा है 2% डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, वो भी माइनस कर लो। After making the necessary adjustment, you are required to prepare the profit and loss of Abacus Limited year ended on 31st March and balance sheet। चलिए ठीक है। टैली में तो पता है बैलेंस शीट, एलएफ ये सब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा अबैकस लिमिटेड का। देखो इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ देखो नोट नंबर 1 दिया है, बताया है क्या, 8,80,000 रुपये है। अभी 8,80,000 कैसे आया, चलिए देखिए। यहाँ सेल्स कितना था, 9,60,000। फिर यहाँ देखो सेल्स रिटर्न भी था कितना, 80,000। तो 960 में से 80 गया तो बचा कितना, 8,80,000 ही ना। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में यहाँ दिया हुआ है आपका 8,80,000। अब अगर नोट नंबर 1 देखेंगे तो नोट नंबर 1 होगा कहाँ पे, चलिए देखते हैं। नोट नंबर 1 नीचे देखो दिया है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स 9,60,000 था, उसमें से लेस कर दिया सेल्स रिटर्न 80,000,
फाइनल वैल्यू 8,80,000। तो नोट में अगर आपको देखना है कि 8,80,000 कहाँ से आया, तो नोट में आपको दिखा देना, और ये नोट नंबर 1 है, इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे ताकि किसी को भी रेफर करना है। फुट नोट, ये तो ना MS वर्ड में पढ़ते फुट नोट, नीचे दिया रहता है नोट नंबर। अदर इनकम दे रखा है, अदर इनकम दिया हुआ है ना, तो अदर इनकम चलिए देखते हैं क्या है। तो अदर इनकम अगर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्काउंट रिसीव तो नहीं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था 4,000 रुपये। और कुछ है? डिस्काउंट रिसीव सर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड में से माइनस कर देंगे हम। डिस्काउंट अलाउड भी तो है, डिस्काउंट अलाउड इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट मिल गया, माइनस कर लेना सीधे। अदर इनकम दिखाने लायक नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपने 4,000 रुपीज दिखा दिया है। सर देख लीजिए, इनकम फ्रॉम यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे? 4,000 रुपीज। टोटल मिला के आपकी रेवेन्यू कितने की हुई है? 8,84,000। ठीक, ये टोटल रेवेन्यू। अब इसमें एक्सपेंसेस लेस करेंगे। अगर एक्सपेंसेस अगर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कुछ नहीं है, फिर कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज दिया है सर। परचेज अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ परचेज दिया होगा, परचेज है 5,61,594, इसमें लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न 84,000, लेस हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो, इसके लिए अलग से कोई नोट नहीं डिफाइन किया है, इन्होंने डायरेक्टली ऐसे अमाउंट लिख दिया, लेकिन चाहते तो इसके लिए नोट भी डिफाइन कर सकते थे। तो अगर तुम लोग अगर सिंपल अगर कैलकुलेशन करोगे CALC, तो देखो यहाँ पे सेल्स परचेज कितना था, 5,61,594, सही है ना। इसमें से माइनस कर दोगे क्या, -84,000, यही ना दिखाया है, 477,594, सही है। अब क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, तो आई थिंक मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या था, बताया था कि नहीं बताया था? हम्म, क्यों? आई थिंक हम लोग ने ऑलरेडी इसका बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना यहाँ पे दे रखा है, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया था 42,000। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग है 40,000 की, और इसमें 42,000 माइनस करोगे, 4250, तो कितना आएगा, -2,500। नोट नंबर 3 में एक्सप्लेन है, चाहे तो नोट नंबर 3 यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ गया सब लोग को? चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, ये तो सब लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या डिफाइन करना है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या खर्चा हुआ है क्वेश्चन में देख लो, यहाँ से लाइन से देखो, एम्प्लॉय को वेजेस खर्चा हुआ एम्प्लॉय के ऊपर, ये जुड़ेगा। फिर कैरेज तो नहीं जुड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, क्या है फिर, सैलरी देखो कहीं दिया है, सैलरी 1,37,550, सैलरी दिया 1,37,550। तो सैलरी और वेजेस ये दोनों किसके ऊपर खर्च हुआ है, एम्प्लॉयज के ऊपर। और देख लो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया, आउटस्टैंडिंग, हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है 12,400, ये भी ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो बकाया भी तो देना है, तो भी ऐड कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट 2 लाख। अब यहाँ नोट्स में देखो, नोट नंबर 4, सैलरी है, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ प्लस वेजेस ऐड हुआ, टोटल मिला के एग्जैक्ट 2 लाख रुपीज आ रहा है। क्यों? अगला क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या, फाइनेंस कॉस्ट, लोन लिया था, लोन पे इंटरेस्ट दिया है, क्वेश्चन में देख लो, लोन पे इंटरेस्ट दिया होगा। तो लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है हमने, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4,000 रुपये, सही है ना। तो ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो गई, क्या हो गई, फाइनेंस कॉस्ट। अब थोड़े से 800 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, हाँ ये बात जरा देखना जरूरी है। बैंक लोन देखो था कितना, 40,000, इस पे इंटरेस्ट कितना था, 40,000 पे 12% कितना होता है, 4,800 ना। यहाँ इंटरेस्ट कितना दिया था, 4,000, यानी 800 रुपये
आउटस्टैंडिंग होगा, दिया नहीं है। इसको अगर आप नोट्स में देखोगे तो नोट्स में क्लियर किया होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4,000 था और 800 रुपये वो मान लिया आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये 40,000 पे 12% तो 4800 होना चाहिए। 4,000 दिया, इसके 800 रुपये बाकी होगा, बकाया आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया 4800। सो यहाँ पे 4800 रुपीज, सॉरी, यहाँ पे 4800 दिखाया है। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अब सारे एसेट्स के ऊपर जो रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन था वो डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। क्या करना है हमें? डेप्रिसिएशन माइनस करना है बस। तो अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का वैल्यू जरा देखते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वैल्यू हम लोग देखेंगे इसको कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था 3 चीज़ों पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ था आप लोग को क्वेश्चन में। जो देखिए, पहला है क्या, फर्नीचर फिटिंग्स पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 20% एंड बिल्डिंग पे कितना, 10%। आपको बस देखना है वैल्यू, वैल्यू कितनी दी गई थी। अब इसके ऊपर देखो कैसे निकाला, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देख लो। फर्नीचर फिटिंग्स 45,000 का, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग गया 4500। प्लांट मशीनरी पे 20% 30,000 और 10% 2.5 लाख पे कितना, 25,000, टोटल मिला के 59,500। तो ये भी सही है आपका। अब जितना बाकी खर्चे हैं, इसके अलावा जितने खर्चे हैं वो सब किस में जाएगा? वो सब जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या जाएगा अदर एक्सपेंस में, चलिए एक्सपेंस लाइन से खुद देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आता है क्या, कैरेज इनवर्ड, ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। रेंट रेट्स अदर एक्सपेंस में आएगा। फिर आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, बैड डेब्ट्स आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा। कैश तो भाई एसेट है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव क्या कर लेना, माइनस। फिर ऑडिट फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी, ये भी अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। बस ये सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में। और अगर उससे रिलेटेड कुछ अगर है एडजस्टमेंट्स कहीं है क्या, सैलरी हो गया, डिस्काउंट 2% ये वाला मैनेज करना है। चलिए दिखाते हैं आपको अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल किया है इन्होंने। तो ये देखो, इन्होंने अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट पूरी दे रखी है। कैरेज इनवर्ड है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फिर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे क्या क्या है, रेंट एंड रेट्स है, एडवर्टीजमेंट्स है, बैड डेब्ट्स है। डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगला क्या है, ऑडिट फीस 5400, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर, अब ये दोनों कैसे निकाला है इसको मेनली समझना है आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको जरा समझते हैं। देखो, अगर तुम क्वेश्चन में अगर ध्यान से देख रहे होगे तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास डेटर कितने थे, पहले वो पहले देख लो। तो अगर तुम डेटर अगर देखोगे तो टोटल तुम्हारे सन्ड्री डेटर था 2,40,000 के। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग थोड़ा एक्सेल पे सीख लेते हैं। तो जो तुम्हारा डेटर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2,40,000। पक्का? इसमें पहले हम लेस करेंगे क्या अमाउंट पता है, इसमें पहले लेस करेंगे अंजन का। अंजन याद है, 5,000 से डेटर था और 3,000 से क्रेडिटर था। तो 3,000 हम उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस, क्योंकि उसको देना भी लेना भी क्या फालतू। तो इसमें से माइनस हो गया आपका 3,000। अब आपके डेटर कितने के बचे, सही है। अब इसमें ध्यान रखें, आप अगर इसमें देख रहे होंगे इसमें बैड डेट्स भी दिया था। जब कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिया रहे, इसका मतलब समझ जाना वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है, उसको दोबारा माइनस नहीं करने लगना। ये अंदर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है बैड डेटर में से। अब आउटसाइड देखो क्या दिया था, कह रहा है 5% मान लो बैड डेट्स डूब जाएगा। और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि प्रोविजन बना रहे फॉर बैड डेट्स की और डूबेगा, वो भी कितना परसेंट, 5%। तो हम ये मान के चले 5% और डूबेगा। तो किसका 5% और डूबेगा, इसी का ना, 11,850 और डूब जाएगा। तो जब इसमें ये डूबेगा तो कितना बचेगा ये। अब इसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमें डिस्काउंट देना पड़ जाएगा।
तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना परसेंट है? @2%। तो चलिए 2% भी निकाल लेते हैं। 2%। अब कितना बचेगा? 2,20,000। सही है। अब इसमें आपको देखो दो खर्चों की, जो आप पीएल से पैसा डेबिट मारेंगे, ये बैड डेब्ट्स के लिए, और ये डेट, हाँ, डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो प्रोविजन की वैल्यू जो लाई गई थी, प्रोविजन की वैल्यू मिलाई है 11,850 एग्जैक्ट। सही है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी सही है। सेम ही ना कैलकुलेशन है। तो ये दोनों प्रोविजन में यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल मिला के 93,403 रुपये, जो कि आपको पता है यहाँ पे दिखा दिया गया अदर एक्सपेंसेस में 93,403। सो टोटल रेवेन्यू थी 8,84,000, एक्सपेंसेस था 8,32,000। फाइनली टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटेगा, वैल्यू आएगा कितना? देखो लेस होने के बाद 51,203 रुपीज़ आपकी प्रॉफिट आ रही है। एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है, निल है। तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एंड टैक्स इतना ही आया। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम निल है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इतना आया। टैक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं था, सो कुछ भी हमने निल निल कर दिया, कहीं कुछ नहीं लिखा। वैसे तो मैं अगर रहता तो कर ही देता, क्योंकि कंपनी है तो 30% टैक्स देना ही देना है। लेकिन चलो फिलहाल नहीं इन्होंने किया, ठीक है। मैं रहता तो 30% माइनस कर देता, क्योंकि 30% टैक्स देते हैं। आगे प्रॉफिट टैक्स वक्स के बाद कितना है? वही 51,203। अब ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये कौन सा 12, 13, 14, इन तीनों को आपको नहीं भरना है। ये किस केस में भरना होता है? अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आ रहा है 51,203 रुपीज। अब ये प्रॉफिट कितने शेयर होल्डर्स में बंटना है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में ध्यान दिया तो कितने शेयर थे? 60,000 इक्विटी शेयर। तो ये जो 51,000 रुपीज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने लोगों में? ये 51,203 रुपीज इज डिवाइडेड बाई 60,000। तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग आ रही है? देखो लिखा है 51,203 इज डिवाइडेड बाई 60,000, कितना आ रहा है? 85 पैसे। एक शेयर पे अर्निंग कितनी हो रही है? 85 पैसे। डाइल्यूटेड भी सेम है, डाइल्यूटेड में कुछ चेंज हुआ है क्या? सेम है। समझ गए? तो इस तरीके से बनता है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है। अब सॉल्व करते हैं सर, इतना ही तो नहीं था, बैलेंस शीट भी तो बनाना था। तो देखो इन्होंने बैलेंस शीट बनाया। अबेकस का बैलेंस शीट, पिछले साल का बैलेंस नहीं है, ऐसे रहने दो, इस साल का तो है ना। सबसे पहले शेयर कैपिटल 6 लाख थी कि नहीं थी? अब रिजर्व एंड सरप्लस, जो प्रॉफिट होगा, आपको बता दो यहाँ कोई अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। तो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होता है आपको रिजर्व में ही ऐड करके शो करना है। किस में दिखाना है? तो आपका प्रॉफिट आया था 51,203, सीधे रिजर्व में ऐड करके दिखा दिया। मनी रिसीट अगेंस्ट वारंट वारंट कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब बैंक लोन, तो बैंक लोन हमारा 40,000 था, ये भी आपको ध्यान होगा, क्योंकि 40,000 पे 12% हम लोग लोन पे नहीं निकाले थे, 12 चौक 48, 40,000 का लोन हमारा है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल में 1,13,000। सर ये ट्रेड पेबल कैसे? ट्रेड पेबल में बोला आपका बता दूं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो चलते हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर पहले देखते हैं। क्रेडिटर कितने के थे? तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर थे 1,16,000 के, इसमें से 3,000 क्यों माइनस हुआ? अंजन वाला, मिस्टर अंजन का 3,000 माइनस हुआ है। तो वो भी आप लोग देखो यहाँ पे इन्होंने नोट्स में दिया होगा। यहाँ देखो नोट नंबर इन्होंने मेंशन किया है, नोट नंबर 3 में, सॉरी नोट नंबर 4 में। अदर करंट लाइबिलिटीज जितने भी है वो सब इसमें आए हैं। अब देखो अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, चलिए इसमें नीचे नोट्स में देख लेते हैं। ये शेयर कैपिटल किससे लेगा आला है? रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने किसको रखा है? बैंक लोन। फिर ट्रेड पेबल में देखो क्या क्या आया है, 7043, टोटल मिला करके कितना? 1,13,000। तो डेटर तो सीधा सीधा क्रेडिटर दिया था। अगला करंट लाइबिलिटी में क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था 800 रुपये। दो चीज़ आउटस्टैंडिंग थी ना, वो भी तो करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में डाल दिया इन्होंने। दैट्स इट, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है? ये तो सारा आपका
लाइबिलिटी साइड हो गई 8,70,453। सेम अमाउंट किसका आना चाहिए, एसेट का। अब ये रहा एसेट साइड। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, तो सारे एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस। तो याद है इसके लिए हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल, इन्होंने बनाया है। ये इतनी कॉस्ट थी, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 25,000, 30,000, 45,000। सबका माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 2,25,000, एक 20 और एक 40,500, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,00,000, 3,85,500। सही है, सॉरी, 3,85,500। फिर कल कितना है, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो इनटेंजिबल एसेट किस बात का दिया है, बता सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जो दिया हुआ है 40,000 रुपये, क्वेश्चन में यहाँ देखिए, इनटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है। तो इन्होंने इनटेंजिबल एसेट्स की बात अगर कर रहा है तो यहाँ पे गुडविल कहीं है क्या, इन्वेस्टमेंट दिया है। अच्छा, गलत जगह है, ठीक ठीक, इन्वेस्टमेंट हमारा 40,000 है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बुक में जब सॉल्यूशन किया है यहाँ पे बस ऊपर नीचे हो गया। एग्जैक्टली 40,000 कोई इनटेंजिबल एसेट नहीं थी, ये 40,000 क्या था, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, गलती से ऊपर चला गया। 40,000 को इसके सामने कर लीजिएगा। नॉन करेंट लंबे इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म। तो ये 40,000 इन्वेस्टमेंट के सामने का अमाउंट है। डेफर्ड टैक्स ये सब कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पता ही था 42,500। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, यानी डेटर की वैल्यू। तो आपको पता है डेटर की वैल्यू आपने निकाल ली थी यहाँ पे एक्सेल पे, 2,20,647 रुपये। अब सवाल उठता है सर यहाँ तो 2,00,000, हाँ 647 एग्जैक्ट तो है, आया कि नहीं है, देखो 2,20,647 सेम वैल्यू। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बताओ क्या आएगा, जो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जो कैश इन हैंड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कैश इन हैंड का पैसा यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे आपका पैसा है कैश एट बैंक 1,23,406, और फिर कैश इन हैंड 5,400। तो 5 3 8 हज़ार, तो यही हो गया 8,806, मतलब 1,28,806। 1,28,806 सही है। इन सबको टोटल किया 8,17,553, 453, सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और ये नोट्स आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हो, आपको एक्सप्लेन तो करना है। ठीक है ना, इन्होंने देखो रिसीवेबल को कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन्होंने दिखाया 240 का था, 3,000 रुपये अंजन का था, माइनस कर दिया। प्रोविजन 11,850 माइनस कर दिया, 4,000, फाइनली इतना बचा। वही चीज़ मैंने भी एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से, आपको जैसा समझ में आता है आप उस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है सर। कैश इन हैंड में देखो क्या क्या है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, अशोका लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन नॉमिनल कैपिटल, यहाँ पे है। अगेन देखो, नॉमिनल कैपिटल से मतलब नहीं होता है। नॉमिनल कैपिटल तो मतलब जिस कैपिटल से कंपनी का क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ। मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकती है। 10 रुपए का ईच है ना। तो अगर 5 लाख की टोटल कैपिटल है और 10 रुपए एक है, यानी कि कितने टोटल शेयर्स होंगे, शेयर्स की संख्या होगी 50,000। 50,000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख का हुआ। अब कह रहा है अभी उसके पास कितने पेड अप कैपिटल है, 25,000 ही। 50,000 शेयर में से कितना इशू है पेड अप, यानी ढाई, यानी कि उनके पास 2.5 लाख रुपए कैपिटल होगी। दिया भी होगा नीचे कैपिटल, नहीं दिया है, चलो नीचे नहीं, यही दे दिया, यही कैपिटल है इनकी। ठीक है ना, तो कैपिटल की वैल्यू ध्यान रहे 2,50,000 है। 25,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपए, तो 2.5 लाख के शेयर्स, 2.5 लाख की शेयर कैपिटल। बाकी स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स दे रखा है। परचेज का क्या करना है, वेजेस आपको पता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट से माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस अप टू कितना है 30 जून तक का, 6,720। इसमें नहीं, कितना एडवांस दिख रहा है हमको, तो मार्च तक का मतलब था, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस है।
इसको 12 से भाग दे देना, एक महीने का निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 मंथ्स का आपको पता चलेगा कितना प्रीपेड है। नहीं समझे? हम लोग को तो मार्च 2019 तक का मतलब है ना, इन्होंने जून तक का इन्होंने प्रीमियम दिया हुआ है ना, 3 महीना एडवांस है। सैलरी ठीक है, रेंट ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से दे रखा है, पीएल अकाउंट में मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 6220। प्रिंटिंग स्टेशनरी ठीक है, एडवर्टीजमेंट, बोनस, डेटर, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, जनरल रिजर्व दे रखा है ऑलरेडी 25,000। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर से लिया हुआ है कितना, 15,700। बैड डिप्स हुआ है 3,200। अब ये बैड डिप्स अगर अंदर दिया है, इसका मतलब ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस नहीं करना। कॉल्सिन एरियर कितना है, 5,000। यानी कि 2.5 लाख लोगों से पैसा मांगा होगा, 2.5 लाख रुपए तो आया नहीं, आया कितना, 245 ही आया। 5,000 रुपये क्या रह गया, कॉल्सिन एरियर, मतलब पब्लिक से हमने पैसा मांगा बट मिला नहीं, उसको हम बोलते हैं कॉल्सिन एरियर। अब क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी है, फॉलोइंग फर्दर द इन्फॉर्मेशन आर। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना, चेंजेस इन स्टॉक। डेप्रिशिएशन दिखा दिया है, फर्नीचर पे 15, सॉरी मशीन पे 15 और फर्नीचर पे 10। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5200, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 600। मेकअप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30, इस बार बोल दिया टैक्स कितना देना है, 30%। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, कोशिश करिएगा लगाने की, ठीक है? नहीं होगा तो फिर क्लास में देखेंगे। टोटल मिला के तो कितने क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये, बट ध्यान रहे मेहनत आपको करनी, बनाना आपको है। आई विल टेल यू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से बता दूंगा, बाकी सेकंड थर्ड आपको ही करना है, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो गया, बस यू नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, आपको बस फाइनल अकाउंट बनाना है इस तरीके से। नेक्स्ट ये नेक्स्ट ईयर है, सेल्फ स्टडी है। 1% कंपनी किसे कहते हैं, स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, डॉर्मेंट कंपनी। 1% कंपनी आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते वो लोग, सिर्फ पीएल बैलेंस शीट बनेगा। स्मॉल कंपनी का मतलब यह, स्मॉल कंपनी भी पीएल बैलेंस शीट बनाए, कैश फ्लो नहीं बनाती। तो स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड्स 50 लाख, जिसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज़्यादा नहीं है, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। और उसकी जो, अच्छा, यानी कि 50 लाख रुपीज से क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, या फिर सच हायर लिमिट, कुछ केसेस में 10 करोड़ तक भी बताई गई है ना, कि 10 करोड़ से कम है तब पर भी वो स्मॉल कंपनी होगी। अच्छा, टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, इनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। हायर अमाउंट भी कई जगह बताया गया 100 करोड़, वो अलग किसी बिजनेस के लिए, लेकिन नॉर्मली हम ये दोनों मिनिमम उठा रहे हैं, 50 लाख और 2 करोड़। तो अगर हम कैपिटल की बात करें, 50 लाख से ज्यादा का कैपिटल नहीं, यानी कि अभी जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये स्मॉल कंपनीज हैं, क्योंकि पीछे की कैपिटल में देखो 10 लाख थी, 10 लाख था या 5 जो भी था, इसमें देखो 5 लाख है, जिसमें से पेड अप कैपिटल 2.5 लाख रुपए, तो 50 लाख तो क्रॉस नहीं किया, और टर्नओवर भी 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, यानी हम जिस कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो स्मॉल कंपनी है, कैश फ्लो नहीं बनाना। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसने अपना कंपनी रजिस्टर्ड तो कर लिया है लेकिन अभी अपना बिजनेस स्टार्ट, उसको हम लोग कहते हैं डोरमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। सो मेरे ख्याल समझ में आ गया। अगला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट बिफोर दैट वी नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लियर?